नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा और मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे आप हमारे साथ रहने वाले हैं क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरें। और जिन प्रमुख खबरों पर आज नया सवेरा में हमारा रुख रहेगा वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरा से जुड़े खबरों को लेकर। फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका, जहां वो मुलाकात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। बताएंगे आपको क्या है एजेंडा, किन किन मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। इसके अलावा बात होगी संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई, क्योंकि आज संसद के बजट सत्र का है पहले भाग का आखिरी दिन। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इस वजह से है क्योंकि नया आयकर बिल है वो पेश हो सकता है लोकसभा में, और वक्फ संशोधन बिल पर जो जेपीसी कमेटी बनी थी उसकी जो रिपोर्ट है वो भी आज पेश की जा सकती है। बताएंगे आपको इसका भी पूरा मसौदा। साथ ही साथ बात होगी कारोबार जगत की, खेल की, और आपको बताएंगे मौसम का हाल भी, बताएंगे अंतरराष्ट्रीय खबरों में क्या चल रहा है। इसके अलावा अखबारों में आज कौन सी मुख्य सुर्खियां प्रकाशित हुई हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नया सवेरा की टॉप हेडलाइंस के साथ। फ्रांस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अमेरिका। वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। भीषण ठंड में प्रवासी भारतीयों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच आज वॉशिंगटन में होगी मुलाकात। पीएम मोदी ने जताई दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की उम्मीद। बजट सत्र के पहले हिस्से के अंतिम दिन आज लोकसभा में पेश होगा नया आयकर विधेयक। इनकम टैक्स कानूनों को आसान बनाना है बिल का उद्देश्य। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति आज संसद के दोनों सदन में रखेगी अपनी रिपोर्ट, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी बजट पर चर्चा का जवाब। खेल जगत में भारत का वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा। इंग्लैंड को तीसरे वनडे में दी 142 रन से शिकस्त। नया सवेरा की टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से जान लेते हैं। अमेरिका में इस समय मोदी मोदी गुंजायमान हो रहा है। जी हां, विदेश यात्रा के दूसरे चरण में फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पहुंचने पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल रहे। एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अतिथि निवास यानी ब्लेयर हाउस रवाना हुए, जहां बर्फबारी और भीषण ठंड के बीच उनके स्वागत और उनकी एक झलक के लिए कई घंटों तक भारतीय समुदाय ने इंतजार किया और वहां रहे मौजूद। पीएम मोदी जैसे ही वहां पहुंचे उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। पीएम मोदी अमेरिका में व्यापार जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात करेंगे, साथ ही भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय समुदाय में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जबरदस्त क्रेज है। देखिए जरा वो कि प्रधानमंत्री के एक अभिवादन से ही खुद को वे कितना गदगद महसूस कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे और पहुंचने से पहले एयरपोर्ट के बाहर बड़ी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी। बर्फबारी हो रही थी, भीषण ठंड थी। इस बीच भी
प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा था उनकी एक झलक पाने के लिए, और जैसे ही प्रधानमंत्री उनके बीच आए सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे तो लगाए ही, भारत माता की जय भी कही, वंदे मातरम के नारे भी लगाए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। भारत माता की। सबका मन गदगद हो गया उनको देख के, और उनकी मुस्कुराहट देख के। सबसे एक एक आदमी से हाथ मिला के गए, बाहर निकल के अपने भी बारिश में आए भीगते हुए, और सबके साथ हाथ मिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए गए हैं। हमें उससे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। इतना थक गए थे तो भी टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने। मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया, और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं, जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया। अच्छा लगा, मोदी जी से हाथ मिलाया, मोदी जी ने बहुत खुश हो गया। तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पद पर शपथ ली है। एक दिन पहले ही गबार्ड ने पद की शपथ ली है। गबार्ड के पास अमेरिका की 18 विभिन्न खुफिया एजेंसियों की देखरेख और समन्वय का जिम्मा है। तुलसी गबार्ड पूर्व सैन्य कर्मी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का कार्यालय 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान सामने आई खुफिया विफलताओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अमेरिका खुफिया निदेशक शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होनी है। इस मुलाकात से पहले वॉशिंगटन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि वो विदेश यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। लोगों की बेहतरी और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक्स पोस्ट पे लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे वो, और लोगों की बेहतरी और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहता है इस समय भारत और अमेरिका। साथ ही आपको बता दें कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कई क्षेत्र हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और भारत और अमेरिका एक पुराने दोस्त हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 जनवरी के शपथ के बाद आज पहुंच रहे हैं, तो कई आयाम स्थापित होते हुए नजर आएंगे इस यात्रा से। अमृतपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत से सीधा जानकारी लेंगे। अमृत, आपसे पूछना चाहेंगे कि बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद तीसरी ये प्रधानमंत्री हैं जो वहां देश के वहां पहुंचे और उनसे मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की उम्मीद है। फिर वो कहें कोई संवेदनशील मुद्दे जैसे आप्रवासन और निर्वासन का मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा टैरिफ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एल्यूमिनियम पर जिस तरीके से टैरिफ लगाया तो भारतीय कंपनियों पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा रक्षा एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें दोनों देशों की साझेदारी दिखती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये जो सब आपने क्षेत्र की का जिक्र किया, ये सब टेबल पे होंगे जब कुछ घंटों में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मुज़ाकरात करेंगे व्हाइट हाउस में। प्रधानमंत्री अभी यहाँ रात है तो प्रधानमंत्री आज शाम को यहाँ
जॉइंट बेस एंड्रूज पर लैंड किए। जैसे आपने दिखाया कि इंडियन डायस्पोरा से उन्होंने थोड़ा इंटरैक्शन किया। इंडियन डायस्पोरा से प्रधानमंत्री मिलते हैं, जब भी जाते हैं तो वो एक पैल्पेबल एक्साइटमेंट होती है। पर भावना, जो मीट ऑफ द विजिट है वो कल होगा, जब दोनों राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी बैठकर इन मुद्दों पर बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे कन्वर्जेंसेस हैं, जिसमें दोनों की मत मिलती है। वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, वो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो इंडो पैसिफिक का थिएटर है, वहाँ पे क्लोज कोलैबोरेशन है, वो हेल्थ सेक्टर में कोलैबोरेशन है, एनर्जी पे है। पर कई मुद्दे हैं जहाँ पर अभी एक तरह की रीअलाइनमेंट या रीएडजस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी अपनी प्रेसिडेंसी में टैरिफ डिप्लोमेसी को यूज़ कर रहे हैं। आज ही व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ्स का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। उन्होंने देशों का नाम तो नहीं लिया, पर बिल्कुल इस पर भारत में एक चिंता ज़रूर है, जैसे बाकी मुल्कों में चिंता है। तो मेरा ख्याल है कि कल जब बात होगी तो वो ज़रूर बात करेंगे। भारत एसेंशली कन्वे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को कन्वे करेंगे कि देखें, आपका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट हम समझते हैं, पर ये जो पार्टनरशिप है ये विन विन पार्टनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ कंसेशंस देने को तैयार हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज कम करने को तैयार हैं, पर बाकी क्षेत्रों में एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप तलाशना पड़ेगा। तो उसके लिहाज से ट्रेड, द्विपक्षीय व्यापार और जो अर्थव्यवस्था है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसका स्कोप और एम्बिट दोनों कैसे बढ़ाया जाए। नए एरियाज, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो, चाहे एनर्जी का क्षेत्र हो, या रक्षा क्षेत्र में जैसे आपने बात की कि जॉइंट वेपन्स प्रोडक्शन, मिलिट्री एक्विजिशंस, ये सब तमाम बातें कल जब वो मेज के अक्रॉस बैठ के बात करेंगे तो जरूर इस पर बात होगी। जी भावना। अमृतपाल, दोनों के बीच व्यापार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम जानते हैं कि दोनों देश जो हैं, आपने कहा कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए इस मुलाकात के बाद, लेकिन व्यापार भी बड़ा मुद्दा है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी उद्योग जगत के कई हस्तियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एलन मस्क से भी उनकी मुलाकात होने वाली है और स्टारलिंक पर हो सकती है चर्चा। जी, ये सुनने में आ रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा नहीं गया है कि इलॉन मस्क से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, पर हाँ हो सकती है उनकी मुलाकात। अभी तक तो एक ही मुलाकात हुई है तुलसी गबार्ड से, जैसे आपने जिक्र किया, वो अभी कंफर्म हुई हैं, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस उनकी, तो शुरू से ही इंडिया सपोर्टर रही हैं उनकी। तो इलॉन मस्क से मुलाकात हो सकती है और बिजनेस जगत की बड़ी हस्तियों से मुलाकात हो सकती है। एसेंशियली फोकस यही है प्रधानमंत्री का जब वो आए हैं यहाँ वॉशिंगटन डीसी, कि इसको आप जो रिश्ता अभी है, पिछले साल की फिगर्स देखें, करीब 129 बिलियन डॉलर्स का गुड्स का आपका बायलैटरल ट्रेड है। अगर आप सर्विसेज भी डाल दें तो करीब 200 बिलियन डॉलर का है। हाँ ठीक है, 40-45 बिलियन डॉलर का आपका इंडिया के फेवर में ट्रेड बैलेंस है। भारत ये समझता है कि जिस तरह की मैंडेट लेके ट्रंप आए हैं और जिस तरह की इकोनॉमिक स्थिति अमेरिका और पूरी दुनिया गुजर रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने मुल्क का हित, पर मुल्क का हित दोनों के जो कन्वर्जेंसेस हैं उस पर बिल्ड अपॉन करके चाहेंगे कि आगे बढ़े और ट्रेड को ओवरऑल बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, बिजनेस टू बिजनेस पॉसिबिलिटीज हों। तो स्टारलिंक पर अगर इलॉन मस्क के साथ मुलाकात होती है, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ है, कयास लगाए जा रहे हैं कि कल ये मुलाकात हो सकती है, पर क्योंकि आधिकारिक कॉन्फर्मेशन नहीं है तो देखना होगा, पर अगर होती है तो जरूर इस पर इलॉन मस्क चाहेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, तो चाहेंगे कि उसकी ये इस तरह की कोई का समझौता या करार हो सके। अगर ऐसा होता है वो भारत के भी हित में है, क्योंकि आप इंटरनेट अपनी डेवलपमेंट के लिए कई टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं, तो इस पर जरूर बात हो सकती है। जी
जी, इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ये जो मीट है वो वैश्विक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। ऐसे में H-1B वीज़ा भी जो है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण हुई थी उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं H-1B वीज़ा पर कहीं ना कहीं आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ही बयान से वापसी ले ली थी। ऐसे में क्या भारत और अमेरिका के बीच इस वीज़ा पर लेकर भी बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। इमिग्रेशन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी होगा। अवैध इमिग्रेशन हमने देखा कि अभी पीछे 104 भारतीयों को भेजा गया, उस पर भी बात होगी कि भारत अवैध इमिग्रेशन के हक में नहीं है, पर जो वैध इमिग्रेशन है, जो लीगल माइग्रेशन है, उसके भारत अगर आपके इंजीनियर्स या आईटी पर्सनल यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनकी ज़रूरत है अमेरिका को। तो आपके पास एक टैलेंट पूल है जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, अमेरिका को भी जरूरत है। तो डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, इलेक्शन कैंपेन के क्योंकि यहाँ पर जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा था, पर जब सरकार में आप आते हैं तो आप अपनी रेटरिक टोन डाउन करते हैं। आपको ये भी पता होता है कि आपने मुल्क भी चलाना है, आपने मुल्क की अर्थव्यवस्था भी चलानी है। तो ये जरूर है कि जिन एरियाज में, जिन क्षेत्रों में आईटी के जिन जेनरिक H-1Bs जरूर कट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, पर जो स्पेशलाइज्ड है, जो जिन क्षेत्रों में अमेरिका को जरूरत है, इंडिया के पास एक ट्रेन मैन पावर पूल है, तो वो दोनों के हित में है। और मेरा ख्याल है कि माइग्रेशन का मुद्दा जरूर कल की वार्ता में अहम रहेगा। जी बिल्कुल। संक्षेप में आपसे अमृतपाल ये भी पूछना चाहूंगी कि दोनों ही नेता दुनिया के लोकप्रिय नेता भी हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, और जब भी ये दोनों मिलते हैं तो अद्भुत तस्वीरें भी सामने आती हैं। ऐसे में भारतीय समुदाय में भी जोश नजर आ रहा है। कितना जोश अभी उस समय है, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वो इसको एक पॉइंट करते हैं कि वो इंटरैक्ट करें। हालांकि ऐसी कोई कम्युनिटी इवेंट इस बार नहीं है, जैसे बड़े कम्युनिटी इवेंट्स हम देखते हैं प्रधानमंत्री एड्रेस करते हैं, पर एक कम्युनिटी में जोश होता है। मैं जॉइंट बेस एंड्रूज पे था, लोग पहुंचे वहां पर। प्रधानमंत्री तो जहाज से, बड़ी ठंड थी वहां, करीब -4 डिग्री टेम्परेचर था। लोग खड़े थे, बारिश हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, लोग खड़े थे। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आप आए क्यों हैं इतनी दूर यहाँ पे? प्रधानमंत्री तो जहाज से उतर के गाड़ी में बैठ के जाने लगे थे। उन्होंने लोगों को देखा जिनको उन्होंने बैरिकेड के उस पार, उन्होंने गाड़ी रुकवा दी, उतर के उनके पास चल के गए और उनसे छोटी सी मुलाकात की। तो वो उनका स्टाइल है वो। और डायस्पोरा से मैंने पूछा, वो कहते हैं कि ये वो आदमी है जो हमें इंस्पायर करता है, क्योंकि एक तो डेवलपमेंट जिस तरह की मुल्क में हो रही है, वो बाहर बैठे हैं मुल्क के, तो उनको दिखता है वो। और दूसरा वो कहते हैं कि एक इमोशनल कनेक्ट है। पहले लीडर्स आते थे और आके जो अपनी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स थी वो करके चले जाते थे। तो जिसे आप कह रही हैं कि लोकप्रिय, ही इज अ पीपल्स मैन, अंग्रेजी में अगर उसको कहें तो वो उस कनेक्ट को यूज करते हैं और उसकी रेसिप्रोसिटी दिखती है। जी अमृतपाल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का। देखने होगा कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो मुलाकात करते हैं तो कौन कौन से मुद्दे दोनों देशों के बीच विन विन सिचुएशन लेकर आते हैं। फिलहाल अमृतपाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की कुछ झलकियां।
नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। बताएंगे आपको कि कौन कौन से आज विधायी कामकाज हैं जो दोनों सदनों में सूचीबद्ध हैं। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका स्वागत। और आइए अब बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की, जिसका पहला हिस्से का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश करेंगी। आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। आईटी विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव वर्तमान में चर्चा का विषय रहा है। विभिन्न हितधारक अभी मौजूद आयकर कानून की तुलना में कई बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। 1961 का जो कानून इस समय लागू है वो संशोधनों के बाद काफी जटिल हो चुका है। 63 साल में कई प्रावधान भी हुए हैं। रिटर्न फाइल करते समय समेत कई चुनौतियां भी करदाताओं के सामने हमेशा रहती हैं। लिहाजा नए बिल में अनावश्यक और गैर जरूरी शब्द हटाए जाएंगे और कर प्रणाली को सरल बनाया जाएगा। कानूनी विवाद खत्म करने का लक्ष्य है। बेहतर तरीके से कर अनुपालन और सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अहम बात ये मानी जा रही है कि नए बिल में कोई नया कर नहीं लगाने की खबर भी सामने आ रही है। आयकर कानून में संशोधन की घोषणाओं के लिए अब बजट प्रस्तावों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी गतिविधि है जो आज संसद के दोनों सदनों में होने वाली है। संसद के दोनों सदन में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। इससे पहले 30 जनवरी को लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट में देश भर के विवादित वक्फ संपत्तियों के मामलों का भी विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल अपने साथी सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल के साथ लोकसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में रिपोर्ट मेधा विश्राम कुलकर्णी और गुलाम अली द्वारा की जाएगी। जेपीसी की रिपोर्ट 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी गई थी। समिति के पास वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कुल 58,898 अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसमें से 5,220 अतिक्रमण के मामले देश भर में ट्राइब्यूनल में चल रहे हैं और 1,340 मामले संपत्ति हड़पने के भी चल रहे हैं। वक्फ से संबंधित ट्राइब्यूनल में कुल 19,207 मुकदमे चल रहे हैं, जिसके जमीन हड़पने और अतिक्रमण को बढ़ते आगे जान लेते हैं कि उच्च सदन में आज क्या होने वाला है। राज्यसभा में आज बजट 2025-26 पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज उच्च सदन में बजट पर चर्चा चल रही है और उसका जवाब देंगे। दोनों ही सदनों में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछेंगे। साथ ही दोनों सदनों में कई प्रतिवेदन और प्रस्ताव भी पेश होंगे। सदन के बजट सत्र का पहला भाग आज तक का है। इसके बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होगा। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं शैलेंद्र मिश्र इस समय। शैलेंद्र,
आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि आज संसद के बजट सत्र के पहले भाग का है आखिरी दिन, लेकिन आखिरी दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स बिल की। बजट की घोषणा होते ही निर्मला सीतारमण ने कहा था कि जल्द ही नया आयकर विधेयक 2025 सदन में पेश किया जाएगा। आज वो दिन है जब इसे पेश किया जा सकता है। कई विशेषताएं हैं। जिस तरीके से हमें इनकम टैक्स समझ नहीं आता था, जटिल लगता था, इस इनकम टैक्स बिल के जरिए सभी शब्दावली को सरल बनाने की कोशिश, इसके साथ साथ सिर्फ शब्दावली नहीं कर प्रणाली को भी सरल बनाया जाएगा। भावना, आपने बहुत कुछ बताया है ग्राफिक्स के जरिए। निश्चित तौर पर ये इंतजार किया जा रहा था क्योंकि जो मौजूदा कानून है 1961 का, उसमें तमाम संशोधन हुए हैं और हमने देखा है कि सरकार ये चाहती है, केंद्र सरकार, कि दुनिया में जो बदलाव आए हैं उस लिहाज से एक रोबोस्ट टैक्स सिस्टम बनाया जाए और उस तरफ हम आगे बढ़े हैं। तो उसके लिए एक नया बिल, नया कानून की ज़रूरत है जिसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जोर ये है कि सरलीकरण है, यानी जो करदाता हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको न्यूनतम दिक्कत हो और उनको टैक्स फाइल करने में, रिटर्न फाइल करने में उस बहुत आसानी हो। और दूसरा जो इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुकदमेबाजी से बचा जा सके, यानी जो एक तरह से देखें कि विवाद होते हैं टैक्स से जुड़े और वो मुकदमों में तब्दील हो जाते हैं, वो ना हो, ये उद्देश्य रखा गया है इस पूरे नए कानून का। हम जानते हैं कि ये बात यहाँ समझनी होगी कि जब ये कहा जा रहा है कि नया बिल आया है तो क्या जो टैक्स स्लैब है उसमें कोई बदलाव होगा या फिर जो आयकर छूट की सीमा है उसमें कोई बदलाव होगा। तो देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि पहले ही बजट में उसका ऐलान किया जा चुका है, चाहे वो आयकर के स्लैब की बात हो या फिर 12 लाख तक आयकर छूट की बात हो, 12 लाख सालाना आय तक, तो उसमें कोई बदलाव की बात नहीं है। लेकिन ये बिल एक समग्र जो आयकर कानून है उसकी तरफ उसमें प्रावधान होंगे। हालांकि जब बिल आएगा तब क्या कुछ प्रावधान है वो और स्पष्ट होगा, लेकिन उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि एक सरलीकृत ढांचा हो जिससे जो करदाता है उनको आसानी हो, कंप्लायंस आसान हो, जो हमारे देश के जो बिजनेसेस हैं, जो व्यवसाय हैं, वो तेजी से आगे बढ़ पाए और अर्थव्यवस्था को उससे फायदा हो। तो कुल मिला के कर से जुड़ी जो जटिलताएं हैं उनका सरलीकरण हो जिससे आम करदाता को राहत मिले, बहुत आसान हो आयकर रिटर्न भरने की जो पूरी प्रक्रिया है वो और बेहतर हो। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कानून जो प्रस्तावित है उसे उस तौर पर देखा जा रहा है। तो शैलेंद्र, माना जाए कि आज जब इसे पेश किया जाएगा, क्योंकि आज पहले भाग का आखिरी दिन है, तो चर्चा दूसरे भाग में होगी? देखिए, बिल्कुल संभावित तो यही है, क्योंकि आमतौर पर जब कोई बिल आता है तो फिर उसके अगले दिन चर्चा होती है और जब खास तौर पर हमने देखा है कि कोई जटिल बिल या कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल आता है तो उस पर ज़्यादा चर्चा की जरूरत होती है। कई बार उसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है विपक्षी दलों की मांग पर, या फिर एक आम राय संसद में बनती है कि जेपीसी को भेज दिया जाए या स्टैंडिंग कमेटी को सामान्यतः इस तरह के बिल भेजे जाते हैं। अभी देखना होगा, चूँकि बहुत विचार विमर्श पहले ही हुआ है सरकार में आंतरिक तौर पर वित्त मंत्रालय में, तब ये बिल लाने का फैसला किया गया और आज जब ये बिल आ रहा है जिसकी घोषणा वित्त मंत्री ने पहले की थी, तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा जब दूसरा चरण शुरू होगा, अगर सरकार इसी सत्र में पारित कराना चाहती है यानी बजट सत्र के दूसरे चरण में, तब हम देखेंगे। लेकिन आज ये बिल लोकसभा में रखा जा रहा है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हुए शैलेंद्र अब बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी रिपोर्ट की, जिसको आज पेश किया जाना है दोनों ही सदनों में। पहले ही लोकसभा अध्यक्ष को ये सौंपी जा चुकी है रिपोर्ट। तमाम इसके अतिक्रमण, दुरुपयोग और कब्जे वक्फ की जमीनों पर जिस तरीके से चल रहे थे, उस पर तमाम मंथन चला है इस जेपीसी की बैठकों में। कई बैठकें हुई हैं, कई घंटे ये बैठकें चली हैं, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है, जिसको आज किया जाना है पेश। बेहद ही महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट मानी जा रही है क्योंकि जब चर्चा शुरू हुई थी तो 44 संशोधनों पर चर्चा शुरू हुई थी, जिसके बाद इस पर वोटिंग हुई, 15-11 से हुआ वोटिंग और 15 संशोधनों पर अब जो है सहमति बनी है। ऐसे में ये रिपोर्ट कितनी महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि दूसरे समुदायों के लिए भी। देखिए, 5 अगस्त को जेपीसी को भेजा गया था वक्फ संशोधन बिल, और उद्देश्य ये था कि बहुत महत्वपूर्ण बिल है जिसमें व्यापक विचार विमर्श की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई विवाद वक्फ की ज़मीनों को लेकर सामने आता था
वक्फ के दावों को लेकर आता था। बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतों पर वक्फ के दावे हो जाते थे। वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव सही नहीं हो रहा है, ये विवाद सामने आता था। जो ट्राइब्यूनल बनाया गया था वो एक तरफा है, यानी अगर कोई पीड़ित पक्ष है या जिसकी ज़मीन पर दावा किया गया है तो उसको बहुत कम मौका होता था और कई बार उसकी ज़मीन पर एक तरफा दावा होता था। तो वो सब देखते हुए ये देखा गया कि गरीब जो मुसलमान हैं उनको वक्फ की संपत्तियों से जो आय होता है उसका फ़ायदा हो, उनकी पढ़ाई लिखाई में या उनके सामाजिक कल्याण में। वक्फ की संपत्तियों का डिजिटल करण हो, वक्फ की संपत्तियों का पारदर्शी तरीके से प्रबंधन हो और जो वक्फ बोर्ड है उनमें महिलाओं की भागीदारी हो। चूँकि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी अभी नहीं है वक्फ बोर्ड में, तो ये सब बातें देखी गई थी जिसकी वजह से ये कानून लाने की ज़रूरत पड़ी, ये प्रस्तावित संशोधन लाने की ज़रूरत पड़ी। और यूपीए के समय में 2013 में जो एक तरफा बदलाव किया गया उसके बाद हमने देखा कि विवादों की एक बाढ़ सी आ गई। तमाम बड़ी इमारतों पर वक्फ के दावे आने लगे। भी आपने देखा महाकुंभ जब शुरू हो रहा था तब महाकुंभ की कुछ ज़मीनों पर एक अचानक एक मौलवी ने दावे कर दिया, बाद में उसका खंडन हुआ सरकार की तरफ से। तमिलनाडु में हमने देखा किसानों की सैकड़ों वर्षों की ज़मीन पर दावा हुआ। कर्नाटक में तो आंदोलन नहीं चला। तो ये बहुत ज़रूरत था कि वक्फ की ज़मीनें कौन सी हैं, वक्फ की ज़मीनों का एक रिकॉर्ड हो, उनका बेहतर प्रबंधन हो, वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी हो और विवाद से बचने के लिए एक बेहतर व्यवस्था हो। तो इन सब को देखते हुए ये प्रस्तावित संशोधन लाए गए थे। बहुत व्यापक विचार विमर्श हुआ है। अब तक के अगर अब 3 दशकों में देखें तो शायद ही किसी बिल पर जेपीसी में इतना विचार हुआ हो जिसमें 3 दर्जन से ज़्यादा बैठकें हुई हैं। दिल्ली और दिल्ली के बाहर सभी स्टेक होल्डर्स, कानूनविद, धार्मिक जानकार, विशेषज्ञ, उनको बुलाया गया। जो अलग अलग वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में भी देखें, जम्मू कश्मीर के भी तमाम जानकारों को बुलाया गया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना या आप दक्षिण भारत के राज्यों के देखें तो एक तरह से सभी स्टेक होल्डर की राय ली गई है। ऑनलाइन भी सुझाव लिए गए और उसके बाद व्यापक विचार विमर्श किया गया और अनुशंसा की गई है। अनुशंसा क्या है? अनुशंसा है महिलाओं की बोर्ड में भागीदारी का, अनुशंसा है एक बेहतर सिस्टम बनाने का, अनुशंसा है कि वक्फ की ज़मीनों का बेहतर रखरखाव हो जिससे उसका फ़ायदा गरीब मुसलमानों को मिल सके। उसमें जो भूमाफिया किस्म के लोग जो एक तरह से वक्फ की ज़मीनों पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं उन पर भी कार्रवाई हो और वो भविष्य में कब्जा ना कर सके। इन सब को देखते हुए ये बहुत एक बेहतर सुझाव जेपीसी ने दिया है जिसकी आज रिपोर्ट पेश होनी है दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जिस तरीके से इस जेपीसी की रिपोर्ट को तैयार किया गया है, तमाम हितधारक, तमाम विशेषज्ञ, उनसे राय ली गई है। विपक्ष के भी कई सदस्य थे जिनको इस कमेटी में शामिल किया गया था। अब जब बहुमत से वोटिंग हुई और उसके बाद 15-11 से बहुमत जो मिला है, उसके बाद अब जब ये रिपोर्ट पेश की जा रही है तो विपक्ष किस तरीके के रवैये के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जेपीसी के अंदर बहुत हंगामेदार बैठक हुई और विपक्ष के सदस्यों का यह आरोप था कि जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं और जो चेयरमैन है वो एक तरफा इस बैठक को संचालित कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों की तरफ से और चेयरमैन की तरफ से बार बार ये कहा गया कि जिन जिन को कमेटी ने कहा, विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि बुलाया जाना चाहिए, चाहे वो मीर वाइज फारूक हो या फिर तमाम वक्फ से जुड़े लोग हैं, उनको बुलाया गया, उनको मौका दिया गया, उनके सुझावों को लिया गया, तमाम विशेषज्ञों को बुलाया गया। हरीश साल्वे हम जानते हैं कि वो एक पक्ष की तरफ से आए, जो हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो पक्षकारों को बुलाया गया था। तो इतने बड़े बड़े कानूनविद आए, धार्मिक जानकार आए, अलग अलग राज्यों के तरफ से भी लोग आए। तो ये व्यापक विचार विमर्श किया गया। तो ये आरोप लगाना ठीक नहीं है कि एक तरफा ये फैसला किया गया। और बाकी जब किसी की कमेटी का गठन होता है तो कुछ लोगों की अलग राय होती है। विपक्षी दल खासतौर पर टीएमसी के कल्याण बनर्जी या फिर ओवैसी एआईएम के, उन्होंने तमाम मुद्दों पर आपत्ति जताई थी और एक तरह से वो कमेटी में हम जानते हैं कि बहुमत से रिपोर्ट पारित हुई है। अब जब ये रिपोर्ट पेश होगी और बिल आएगा तो बिल पर सदन में भी चर्चा हो सकती है। बिल पर एक तरह से सदन में चर्चा होती ही है, लोकसभा में चर्चा होगी, जब बिल पेश होगा फिर राज्यसभा में होगी, तो वहां पर भी जो विपक्षी सदस्य अपनी बात कह सकते हैं। इसीलिए इस बिल को पहले जेपीसी भेजा गया था, वहां व्यापक विचार विमर्श हुआ था। अब सदन में भी चर्चा होगी जब ये बिल पेश किया जाए। बिल्कुल। तो दो महत्वपूर्ण गतिविधियां, एक नया आयकर विधेयक और जेपीसी की रिपोर्ट, जो दोनों सदनों में आज पेश की जानी है। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा में बम्पर जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है।
पार्टी की आला कमान और पर्यवेक्षक नाम को फाइनल करने के लिए हर पहलू पर काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से वापस लौटने के बाद ही होगी। इससे पहले जीते हुए विधायकों से मुलाकात कर पार्टी अध्यक्ष उनसे उनके इलाके के रोड मैप की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से दिल्ली के विकास के लिए प्राथमिकताओं पर काम करने का वादा किया था, जिसमें यमुना की सफाई, यूपी में बैठकों का दौर इस समय जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से वापस आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पर्दा हट जाएगा। ऐसे में फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है और जो बीजेपी अध्यक्ष है वो सभी विधायकों से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन विधायकों का अपने इलाकों के लिए क्या रोड मैप है। वहीं आपकी करारी हार का जिम्मेदार कांग्रेस को मानने वाले तमाम नेताओं पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस और आप साथ मिलकर लड़ते तो परिणाम और भी बुरे होते। दिल्ली ने किसी को हराया नहीं, दिल्ली ने केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री हटाया है। हम साथ लड़ते तो और भी बुरा हश्र होता, ये मैं उनको बता देता हूँ। इन लोगों को दिल्ली में जानते नहीं, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। और इस समय हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी के बैठकों का दौर इस समय जारी है। बीजेपी अध्यक्ष लगातार विधायकों से मुलाकात कर उनका रोड मैप जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा और 27 साल के वनवास के बाद जब बीजेपी की वापसी हुई है तो कौन सा वो चेहरा है जो बीजेपी इस समय लाने वाली है। क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट इस बार भी हो सकता है या प्रवेश वर्मा जो है प्रबल उम्मीदवार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही इस समय दिलचस्प मोड़ पर है बीजेपी। जब उन्होंने यहाँ बम्पर जीत दर्ज करी है, अब चुनाव के जीतने के बाद, उनके परिणाम के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बीजेपी में जो है मंथन जारी है। तमाम बड़े लीडर्स जो है वो विधायकों से बैठक कर रहे हैं और ये पर्यवेक्षक भी बैठक में ये निकालने की कोशिश करते हैं कि वो अपना लीडर किसे चुनना चाहते हैं। प्रवेश वर्मा का नाम नो डाउट पहले दिन से ही लगातार सुर्खियों में, लेकिन हमेशा आप ये देखिए, अगर आसपास के राज्यों में आप देखेंगे, चाहे राजस्थान देखिए, हरियाणा देखिए, बीजेपी ने ऐसे चेहरे को ला करके रख दिया जिसकी पहले कोई सुगबुगाहट ही नहीं थी। तो ऐसे में क्या महिला को, किसी महिला को लेकर के आ सकते हैं वो, इसमें भी शिखा राय का नाम चल रहा है। वहां पर अगर देखें तो सरदार सिख कम्युनिटी से भी किसी को लेकर के आ सकते हैं। तो ये तमाम जो है पशु पेश चल रहा है प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के बाद, इस पर से पर्दा उठ जाएगा। मुझे लगता है कि अब तक की जो मीटिंग्स है उनमें ये फाइनल जरूर हो गया होगा, क्योंकि जेपी नड्डा, अमित शाह ने लगातार बैठ के करके जो माहौल है वो जानने की कोशिश कर ली है कि राजधानी का जो नया स्टे पे सलार होगा वो कौन होगा। इस पर उनका जो है, मेरे को लगता है कि फुल नॉट अभी यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया होगा, लेकिन अब जो फाइनल डिसीजन है वो प्रधानमंत्री के आने के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत ही यहाँ पर दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली चाहती है, विकास चाहती है, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि विकास दें। और दिल्ली की जनता के बीच में अगर आप जाएं तो उनसे अगर आप बात करें तो उनको ये समझ में आ गया था कि ये फ्रीबीज का जो लॉलीपॉप है ये बहुत दिन नहीं चलेगा और इससे वो कहीं ना कहीं ठगे गए हैं। चाहे वो पैसे को देख करके उनको लोभन प्रलोभन दिया गया हो, चाहे उनको दूसरी सुविधाओं से प्रलोभन दिया गया हो, ऐसे में उन्हें समझ में आ गया कि अक्सर दिल्ली को अगर विकसित करना है तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आना होगा। युवा कैंडिडेट अगर लेके आएंगे बीजेपी तो मुझे लगता है ऊर्जावान तरीके से काम करेंगे। और प्रवेश वर्मा के पास अच्छा खासा अनुभव है, वो पीछे देखिए 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने काफी काम किया और उनको बाहरी दिल्ली जो सबसे ज्यादा पीड़ित रही, अगर आप देखें लाल डोरे को लेकर के जिस तरह से लगातार जो किसान थे या रूरल बेल्ट के जो लोग थे, गाँव के जो लोग थे, वो लगातार कह रहे थे कि भाई उनको हाउस टैक्स से मुक्त किया जाए, लेकिन केजरीवाल ने उनकी कोई सोच नहीं ली। तो वो वहां पर बहुत ज्यादा मार्जिन से आ रहे और जो पार्टी से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में, तो कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि फिलहाल तो सस्पेंस बरकरार है, लेकिन ये सस्पेंस खत्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश से लौटने के बाद, जब ये पता चल जाएगा कि दिल्ली के विधायक दल का नेता कौन होगा और वो नेता ही दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल मुकेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की।
महाकुंभ में देश और दुनिया भर से सनातनियों का आना जारी है। माघी पूर्णिमा को लेकर तीर्थराज प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। माघी पूर्णिमा पर रात 10 बजे तक केवल एक दिन में ही 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का जो अनुमान सरकार ने लगाया था, उससे कहीं अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माघी पूर्णिमा तक ही स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 48 करोड़ को पार कर चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी महाकुंभ में सनातन संस्कृति को उभरते हुए देखकर खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है, सनातन संस्कृति के विराट उत्सव महाकुंभ 2025 प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज 2.04 करोड़ से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान कर पुण्य के भागी बने हैं। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 48 करोड़ को पार कर चुकी है। पावन त्रिवेणी की दिव्य धाराओं में आज पवित्र स्नान का सौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों, 10 लाख से अधिक कल्पवासियों और 1.94 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का अभिनंदन। हर हर गंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर रेल मंत्रालय ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम से प्रयागराज जंक्शन और दूसरे स्टेशनों से चलाई जा रही महाकुंभ गाड़ियों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। तो इस समय तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो। इस समय महाकुंभ में 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। वहीं रेल मंत्री भी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं ताकि रेल सुविधाओं में भी यात्रियों को कोई दिक्कत ना है। तो हर दिशा के लिए चलाई जा रही हैं विशेष ट्रेन। हमारे संवाददाता इस समय विकास सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे जो इस समय प्रयागराज में है। विकास, आपसे पूछना चाहेंगे कि 26 फरवरी तक ये पवित्र स्नान जो है वो चलना है, महाकुंभ का सिलसिला चलना है। ऐसे में पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में अब 13 फरवरी तक ही 48 करोड़ को ये आंकड़ा पार कर चुका है। तो दुनिया इस समय आस्था के महाकुंभ को देख रही है। देश दुनिया से श्रद्धालु इस समय प्रयागराज की धरती पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और निश्चित रूप से प्रयागराज महाकुंभ एक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना हुआ है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इससे बड़ा आकर्षण आज के समय दुनिया में कहीं नहीं है, जहां पर 48 करोड़ श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज सुबह 8 बजे तक एक बार फिर से ये सिलसिला अभी जारी है। 14 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके यहाँ पर सनातन का रंग लोगों में चढ़ा हुआ है। लोग आ रहे हैं अपनी आस्था के लिए यहाँ पर महाकुंभ में, और निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पर आता है और स्नान करने के बाद जब यहाँ से जाता है और हमारी जब बातचीत होती है कि देश के किसी भी कोने के हो, दुनिया के किसी भी कोने का हो, यहाँ आके उसके चेहरे की मुस्कान बताती है कि उसकी सारी थकान खत्म हो गई है। और यहाँ पर जो उसको व्यवस्थाएं जो इसको यहाँ पर मिली हैं, जो दी गई है मेला प्रशासन के द्वारा, जिस तरीके से मेले को सजाया गया है, निश्चित रूप से ये आकर्षण का केंद्र है। बिल्कुल प्रसन्न चित्त मन से वो लोग पूजन अर्चन करते हैं और यहाँ से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाता है। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि शासन प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा या केंद्र के द्वारा कल रेल का संचालन जो किया गया है, 300 से ज़्यादा रेलगाड़ियाँ चलाई गई और 17 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया है। ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं महाकुंभ में। ये महाकुंभ एक आयोजन ही नहीं, ये सिर्फ इतिहास बन गया है। ये एक लोगों के लिए दिखा रहा है कि भारत की क्षमता क्या है। यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, 10,000 की भीड़ अगर किसी और जगह हो तो संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 48 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आकर दिखाता है कि भारत के लोग कितने अनुशासित लोग हैं, आते हैं और आकर चले जाते हैं और एकदम बहुत ही बढ़िया व्यवस्था रहती है। वहीं कुंभ एक स्वच्छता का भी एक सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है कि इतने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, उसके बाद भी यहाँ गंदगी का नामो निशान नहीं रहता है।
हर 5 से 10 मिनट में यहाँ पर सफाई की जाती है। इतनी ज्यादा सफाई कर्मी यहाँ पर विकास देख रहे हैं हम, हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और हर रोज कई रिकॉर्ड टूट भी रहे हैं। ऐसे में कई देशों की जनसंख्या भी इतनी नहीं है जितने 48 करोड़ लोगों ने प्रयागराज की त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा ली। 48 करोड़ को ये आंकड़ा पार कर चुका है और व्यवस्थाओं के लिहाज से देखा जा रहा है दुनिया इस समय इसको देख रही है। राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। मानवता को जोड़ने वाला ये महाकुंभ है। आस्था की डुबकी इस समय श्रद्धालु लगा रहे। फिलहाल विकास तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे। अब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। राज्य मंत्री कृष्णपाल और मुरलीधर मोहोल सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। इस बैठक में समिति ने सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को सशक्त करने की शुरू की गई पहलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। बैठक में समिति के सदस्यों ने देश में सहकारी समितियों का सशक्तिकरण करने संबंधी मुद्दों पर अपने सुझाव दिए हैं। साथ ही सरकार द्वारा देश की सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की भी सराहना की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जल्द ही पैक्स भी एयरलाइन और काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन आगामी 15 से 24 फरवरी तक होने वाला है। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु से 1000 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जिन्हें बराबर संख्या यानी 200 के 5 समूहों में बांटा गया है। इनमें छात्र, शिक्षक, लेखक, पेशेवर, किसान, कारीगर और छोटे उद्यमियों के अलावा महिलाएं, शोधकर्ता और स्टार्टअप से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इसके अलावा देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 200 तमिल छात्रों का एक समूह भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। प्रतिभागियों को काशी के अलावा प्रयागराज महाकुंभ जाने और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन का भी मौका मिलेगा। आज छात्रों, शिक्षकों और लेखकों का पहला समूह चेन्नई से ट्रेन के जरिए वाराणसी के लिए रवाना होगा, जिसे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षण केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करना और इसकी जड़ों को मजबूत करना है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होंगी अखबारों की सुर्खियां। आप कहीं मत जाइएगा। अरे क्या हुआ मुन्ना? तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है। घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट जानने का कि आज अखबारों में कौन सी वो मुख्य सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं। और अखबारों की सुर्खियां लेकर मेरे सहयोगी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल, सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात की जाए तो कौन सी वो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें हैं जिसे अलग अलग अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ में प्रकाशित किया है? शुक्रिया भावना और सुप्रभात हमारे तमाम दर्शकों को। और सबसे पहले अगर बात की जाए आज के जो अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, समाचार पत्र हैं जो इसमें खबरें प्रकाशित हुई हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के दौरे की।
अगर खासतौर से बात की जाए जो उनका फ्रांस का दौरा रहा तो एआई ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी है। इसके अलावा 10 और ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिसमें सहमति बन पाई है, यानी भारत और फ्रांस के बीच के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में, फिर चाहे नवाचार की बात की जाए, स्टार्टअप के मौके जो हैं वहाँ भी मिलेंगे, प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। तो कई मायनों में देखा जाए तो काफ़ी सफल दौरा ये प्रधानमंत्री का रहा। जो अगली खबर है वो राजधानी दिल्ली से संबंधित है। दरअसल 1984 के जो सिख दंगे हैं उसमें अब सज्जन कुमार जो हैं दोषी करार दिए गए हैं और माना जा रहा है कि उनको आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। हालांकि अभी भी हाईकोर्ट ने जो पहले उन्हें सजा सुनाई थी उसी मामले में वो बंद हैं, लेकिन उनके सामने ना सिर्फ उकसाने का उन पर आरोप लगा है, जिसके बाद जो भीड़ ने एक महिला थी उनके पति और बेटे की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से लगातार पूरा मामला गरमाता जा रहा है। लेकिन वहीं माना जा रहा है कि अब से पहले जो सरकारें थी इस मामले को लेकर न्याय नहीं कर पाई, लेकिन उम्मीद अब यही लगाई जा रही है कि इनको जल्द ही जो सजा है वो मिलेगी। अगली खबर का रुख करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फ्री के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आम जनता है उसको परजीवी ना बनाए। जी हाँ, यानी जो फ्रीबीज की बात कही जाती है, तमाम जो मुफ्त सुविधाएं देने की बात कही जाती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो लोग हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं, जो सुविधाएं उनको मिल जाती हैं या पैसा बांटने की जो बातें कही जाती हैं, तो इन सब से बचना होगा। लोगों को जिम्मेदार बनाना होगा। जिम्मेदार नागरिक ही बेहतर भविष्य जो है वो देश का बना सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं, स्पैम कॉल को लेकर है। ट्राई ने अपनी जो सख्ती है वो बढ़ा दी है। जो उपभोक्ता हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं स्पैम कॉल से, लेकिन अब ट्राई जो है पूरी तरीके से नकेल कसने की कोशिश कर रहा है जिससे स्पैम कॉल से सभी को मुक्ति मिल सके। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि एसआईपी से जुड़ी हुई है, यानी दूसरे महीने में भी रिकॉर्ड निवेश हुआ है। अगर जनवरी महीने की हम बात करें तो इसमें करीब 26,400 करोड़ रुपए का निवेश एसआईपी के जरिए हुआ है और लगातार एक मोमेंटम जो है हम देख पा रहे हैं कि लोगों का रुझान जो है एसआईपी में बना हुआ है, विश्वास जो है वो जता पा रहे हैं। अब जल्दी से रुख कर लेता हूँ आखिरी खबर का भी जो कि जुड़ी हुई है महाकुंभ से। माघी पूर्णिमा पर जैसा लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरीके से जनसागर जो है वहाँ देखने को मिला है और अधिकतर जो समाचार पत्र हैं उन पर ये खबर प्रमुखता के साथ प्रकाशित की गई है। 2 करोड़ से अधिक जो लोग हैं उन्होंने अमृत स्नान किया, तो अपने आप में ये काफ़ी ऐसी सुकून देने वाली खबरें हैं। और कहीं ना कहीं महाकुंभ जो है जो कि एक बड़ा समागम है, जब हम विश्व स्तर पर बात करते हैं, ना सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक समागम के तौर पर जिसको देखा जा रहा है। अब आइए रुक कर लेते हैं भावना का। जी भावना। मुकुल, तमाम अखबारों की मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब कारोबार जगत की खबरों की। देश में महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए खुशखबरी है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। ग्राफिक्स जो है वो ये कह रहे हैं कि इस दौरान खुदरा महंगाई दर 4.31% रही है और साथ ही साथ खुदरा महंगाई दर 5 महीने के अब निचले स्तर पर आ पहुंची है। आपको बता दें कि दिसंबर में यह 5.22% पर थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि महंगाई के मोर्चे पर इस समय देश भर में एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी इस वजह से है क्योंकि खुदरा महंगाई दर 4.31% रही है और अब जो है इसमें खुदरा महंगाई दर जो है 5 महीने के अब इस बार निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और महंगाई में गिरावट की वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी मानी जा रही है। दिसंबर में ये खाद्य महंगाई दर 6.02% रही थी और साथ ही साथ दिसंबर की बात करें तो ये 8.39% रही थी। तो महंगाई में गिरावट की वजह इन खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी, ये वजह मानी जा रही है कि इस वजह से महंगाई में गिरावट आई है। जनवरी में खाद्य महंगाई दर 6.02% रही थी। यह खाद्य महंगाई दर का अगस्त 2024 के बाद का सबसे निचला में। भारत ने तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड को 142 रनों के बड़े अंतर से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 34 ओवर और 2 गेंद में 214 रन पर सिमट गई। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टूर्नामेंट का एम्बेसडर नियुक्त किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने पर ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की प्रशंसा की है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नीरज चोपड़ा एक ज्ञानवर्धक और प्रेरक अंश जो मोटापे से लड़ने और स्वस्थ रहने की जरूरत को दोहराता है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मलेशिया के थाईपुसम उत्सव की मनमोहक झलकियों के साथ। मलेशिया में ये थाईपुसम उत्सव इस समय मनाया जा रहा है, जिसकी झलकियों का आनंद लीजिए। इसी के साथ आपका दिन मुस्कुराहट से भरा रहे और जिन लक्ष्यों को आप हासिल करना चाहते हैं उन लक्ष्यों को आप हासिल कर सकें। इसी मनोकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।